जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवी स्टडी पॉइंट पर। जैसे मैंने आपसे बताया है कि 5 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। उसी में मैथ का जो मैंने सोचा है कि या तो आप सिलेबस वाइज करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिलेबस वाइज अगर आप करेंगे तो उसमें समय लगता है। उससे अच्छा क्या है कि करके सीखने से अच्छा है सीख के करना। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम सिलेबस करके काम करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। और जो जिस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ तो मैं इस तरीके से करवाने वाला हूँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं जो सीजीएल के हैं 3 साल के, तो प्री से पहले पहले आपके 3 साल के सीजीएल के जितने भी प्री के हो या फिर मेंस के 4 साल के, और प्री के पिछले 3 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के, वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी में आज हमारा पहला जो है मॉक रहेगा। ये है सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम पेपर है। ये मैंने पहले अटेंड कर रखे हैं, आज नहीं करे हैं। उस काफ़ी पहले जुलाई में अटेंड किया हुआ है पिछले साल का। तो इन्हीं को मैं करने वाला हूँ। तो इन्हीं को देखते हैं किस तरीके से करना है। और बाकी आप कुछ सीखते हो तो उसको ऐड ऑन कर लेना, एक कॉपी लेके बैठना। जो चीज़ आप नहीं सीख रहे हो उसको ऐड ऑन कर लेना। अगर बिल्कुल आप बिगिनर हो तो आप पूरा देख लेना कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, उसको लिख लेना और एक बार खुद से ट्राई करने का तो हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में कराने वाला हूँ क्वेश्चंस को। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ शॉर्ट ट्रिक लगा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती हैं। जितनी लगती हैं वो मैंने कैलकुलेशन की क्लास में लगा दी थी। तो कैलकुलेशन की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कैलकुलेशंस की क्लास हमारी देख लेना। ये क्लास दूसरी होने वाली है मैथ की, कैलकुलेशन की क्लास मैंने पहले ही करवा दी है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, ए बी का 95% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश में है, इफ़ ए इज 95% ऑफ बी देन बोथ परसेंट ऑफ ए इज वी। इसमें क्या है, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे कह रहा है कि ए इज 95% ऑफ बी, तो ए, एक सेकेंड, तो कैसे करते हैं, ए और बी को बराबर लिखते हैं। और क्या कह रहा है कि ए इज 95% ऑफ बी, तो बी का 95% है तो बी का 95/100। बी को इधर ले जाएंगे तो ए अपॉन बी इजिकल टू 95/100। ये हमारा जो है पहला जो बोला इसने ये चीज़ बोली है। उसके बाद पूछ रहा है बोथ परसेंट ऑफ ए इज बी। अब क्या कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो परसेंट जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जिसकी तुलना की जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना की जा रही है उसको नीचे रखते हैं। इसको ऐसे करके लिख सकते हो आप नोट्स बना के, जिसकी तुलना की जा रही है, तो तुलना को इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर, जिसकी कंपेयर की जा रही है और जिससे कंपेयर की जा रही है, जिससे की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है। और इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में करते हैं तो इसमें मल्टीपल बाई 100 करते हैं। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब कह रहा है कि वोट परसेंट ऑफ ए, तब ए की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, इज बी, तो नहीं, बी की तुलना की जा रही है ए से की जा रही है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे आपको क्लियरली पता लग जाएगा। बी ए का कितना प्रतिशत है, तब बी की तुलना की जा रही है, वो किससे की जा रही है, 95 से की जा रही है। मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2000/19। 19 का ना 19, हासिल बचा 1 और 0। 10 19 से नहीं भाग होता तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे, एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो 19×5 = 95। बचे कितने हासिल, 5/19। इतना परसेंटेज, 105 सही, 5/19%। इतना समझ में आया। बिल्कुल बेसिक था। इसमें क्या बताया था आपको कि ए और बी को ऐसे क्वेश्चन में बराबर में लिख देते हैं और जो ये कह रहा है वैसे ही लिखना है। जैसे ए बी का 95% है, बी का 95%, तो बी मल्टीपल बाई 95/100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी।
कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है क्रय मूल्य कौन सा होता है जिससे हम खरीदते हैं, और अंकित मूल्य क्या होता है जिसको हम उसको मार्क कर देते हैं। जैसे मैं 100 की चीज़ कोई लेके आता हूँ, तो अगर मुझे बेचनी है दुकान पे तो उसको मैं उसको मार्कअप कर देता हूँ, उसको बढ़ा देता हूँ उसके पैसे को, ताकि मैं उसको ज़्यादा पैसों में बेच पाऊँ, ताकि मुझे लाभ हो पाए। तो ऐसे ही क्या है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25 अधिक है। मान लो अगर मैंने कोई 100 की चीज़ खरीदी है और 25 अधिक है, तो 25% अधिक है 100 का, 100 का 25% कितना होता है, तो 25 ही होता है। किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो उसको 100 से गुणा करके वो बटे में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 100 मल्टीपल बाई 25/100, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो 25 बचेगा, इतना प्लस होगा। तो हमारा ये CP 100 है, और MP हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अभी कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचना चाहिए ताकि कोई लाभ हो न हानि हो। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इसको कितने कम में बेच दूं। 125 कर दिया है, तो अब मैं इसको ये जानना चाह रहा है कि मैं छूट कितनी दूं। असल में चाह रहा है कि मैं कितने की छूट दे दूं कि मुझे ना लाभ हो ना हानि हो। अब 100 से अगर मैं कम का कर दूंगा, इस पर मैं ऐसी कोई छूट दूं जो 100 से कम हो जाए तो मुझे हानि हो जाएगी। और अगर 125 पे कोई ऐसी छूट दूं जो 100 से ऊपर रह जाए तो मुझे लाभ हो जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे 125 100, तो 25 का 25 की छूट दूंगा ना। मैंने 100 रुपये कोई खरीदा था, 125 कर दिया उसको। अब मैं इस पे छोड़ दूंगा ना कि इस पे, इसको तो मैंने मार्कअप कर दिया है। अब छूट जो मिलेगी इस पे मिलेगी, तो कितनी की छूट मिल रही है, तो 25 की छूट मिल रही है। 25 की छूट मिल रही है तभी तो 100 रुपये का जा रहा है। वो किस पे मिल रही है, किससे तुलना की जा रही है, तो 125 से। तो 125 नीचे आएगा, मल्टीपल बाई 100 जो आपको बताया है। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीपल बाई 100 कर देते हैं। 25 से 125 जाएगा 5 बार में, 100 जाएगा 5 से 20 बार में, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में इतनी? नहीं आई तो फिर से वीडियो देखना, आ जाएगी। अभी कह रहा ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके बारी बारी से अपना काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है। बी से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब एक सांस में क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, अब इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। A can complete a piece of work in 25 days, while B can complete the same work in 30 days. They work on an alternate basis. Starting with A, both A and B follow this pattern for 5 days, and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हाँ पहले लाइन बाय लाइन जो है, जैसे कोई क्वेश्चन लंबा है तो लाइन बाय लाइन देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ए 25 दिनों में कोई काम कर रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, ए और बी, दो ही आदमी है इसमें, ए और बी। ए काम कर रहा है 25 दिन में और बी काम कर रहा है 30 दिन में। अब इसमें क्या होता है, हमको टोटल वर्क निकालना होता है। यहाँ पे लिख लेंगे डेज, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कहते हैं क्षमता। टोटल वर्क क्या होता है, हमारा जो पूरा कार्य हो गया, वो डेज हो गए दिन। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का जो एलसीएम करते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम 25 और 30 का, या फिर जो कोई भी संख्या यहाँ पर रहेगी वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। 25 और 30 में, अब जैसे 25 और 30 में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे मुझे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ 150 बन जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कैसे करेंगे, 25 को तोड़ लीजिए 5 × 5, और 30 को तोड़ लीजिए 6 × 5। 5 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 25 निकल के आएगा और यहाँ से 6 निकल के आएगा। 25 छंग 150, इस तरीके से अपना एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो अब एफिशिएंसी कितनी होगी, जो टोटल वर्क हमारा आया है उसको 150 से डिवाइड करेंगे तो अपना एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो अपना 6 आ जाएगा, और 30 को 150 से अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो अपना 5 आ जाएगा। तो ये हमारी ए की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, और ये अपनी बी की एफिशिएंसी आ गई है। अब क्या कह रहा है ये, अब आगे देख लेते हैं। बे ए से शुरू कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो 6 लिख लेंगे।
और बारी बारी काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, तो पहले दिन 6 काम करेगा तो अगले दिन जो है ए काम नहीं करेगा, बी काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा, तो 5 काम करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कितनी कार्य क्षमता है, तो 5 है। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, तो बी नहीं करेगा, क्योंकि अल्टरनेट डे कर रहे हैं ना, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो ये करेगा और अगले दिन ये करेगा, फिर अगले दिन ये करेगा। इस तरीके से काम होगा। अभी कार्य कह रहे हैं कि जो ये पैटर्न है ये 5 दिनों तक फॉलो हो रहा है, 5 दिन तक फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इतना काम अपना हो गया है ना। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम करा है। अब देखो हमारा काम कितना हो गया है, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 10 28, 150 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये 30 के आसपास पहुंच गया, तो 150 में से 30 घटा देंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 122 बचेगा। 122 काम अपना बचा है 150 में से, 5 दिन अपना काम हो गया है। अब कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया है, अगला काम कौन करेगा, तो बी अकेला करेगा। तो 122 को कौन काम करेगा, तो 5 काम करेगा अकेला। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो बटे में 5 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2/5, ये अपना आ जाएगा 24 सही 2/5, यही आंसर अपना आएगा। तो 24 सही 2/5, ये आंसर आ गया। अब इसमें अभी तो पूछा है कि बी ने शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो जैसे बी का अपना 24 सही 2/5 आया है, और टोटल वर्क पूछ लेता तो 5 दिन और ऐड हो जाता है इसमें, तो 5 + 24 सही 2/5 उसमें आंसर आता। आई बात समझ में, नहीं आई तो फिर से देख लेंगे, इसको ध्यान कर लेंगे कि कैसे कैसे लिखना है। यहाँ पे डेज लिखने हैं, यहाँ पे टोटल वर्क जो इनका एलसीएम होता है, और यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा। अब देखो ये जो डिस्टेंस वाले सवाल है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में लिख लेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अपने कॉपी में लिख लेना, इसी से अधिकतर क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अपने बेसिक से करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर, और एक और लिख लीजिए कि अपना जो एवरेज एवरेज स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, वो कितनी होती है, तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। ये वाला फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, और ये वाला दोनों फॉर्मूले लिखना, इन्हीं से एक को समझ आएगा। अभी कह रहा है एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। अपनी यात्रा का 120 किलोमीटर की यात्रा उसने करी है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से करी है। तो अपना क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ रहा है, तो टाइम यहाँ जाएगा, स्पीड यहाँ आएगा, तो हमारा समय निकल के आ जाएगा इससे, प्लस अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है। तो अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, तो अपना ये भी समय निकल के आ जाएगा। ये हमारा जाने का समय आ गया है, इसमें देखो कहा गया है घंटे के दर से करता है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभ बिंदु पर वापस आया था। अभी क्या कह रहा है कि ऐसे ये दूरी है, तो यहाँ तक 120 किलोमीटर हो गया, और यहाँ तक 100 हो गया, तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई, 120 ये हो गई, 100 ये हो गई, तो अपनी 220 दूरी हो गई है। तो हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गए हैं, और जब हम वापस आ रहे हैं तो 220 ही आ रहे हैं ना वापस। यहाँ से वापस मैं यहाँ तक जाऊँगा तो 220 ही बैठेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितने से आ रहा हूँ, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा हूँ। वो कह रहा है कि दौरान कुल औसत गति बतानी है, तो औसत गति हो जाएगा अपना एवरेज स्पीड। तो मैंने क्या बताया, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो यहाँ से भी टाइम निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो भी हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर काटोगे इसको, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 1.5 घंटा निकल के आया अपना। 100/40 को
तो यहाँ पे हमारा 2.5 घंटा निकल के आया। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 15 पंजे 75, 3 से नहीं कट रहा है तो इतना ही आएगा। अब इसको पूरे को जोड़ देंगे, 2.5 और 1.5 कितना होता है, तो 4 होता है, प्लस का 4, 5 चौका 60, तो 104/15। ये मेरा टाइम आ गया है, टाइम आ गया है टोटल। और इस डिस्टेंस अपनी कितनी है, तो 220 और 220 तो अपनी 440 डिस्टेंस हो गई। और डिवाइड बाई 104/15, 15 ऊपर जाएगा। और 104 को मैं 4 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 110, 13, 2 से फिर से भाग करा है, 5 5, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7, 82/13, 13 पंजे 35, 6 78, तो 6। अब इन दोनों में से देखो, ऑप्शन देखो, इनमें से इसमें से कुछ आएगा। 78, 4 आया, 13 39, 63 जैसे अपना आया तो अपना आंसर आ गया है। क्योंकि 68 नहीं आ रहा है, अपने दो नंबर जो आए हैं इन्हीं से अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। हमने क्या करा, एक बार से फिर से देख लो हमने क्या करा है इसमें। तो मैंने तुमको बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को मैं कह सकता हूँ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं दूरी के बटे में स्पीड मतलब चाल लिख दूंगा, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। और स्पीड निकालनी होगी तो डिस्टेंस मतलब दूरी के बटे में समय टाइम लिख दूंगा, तो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। और अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, तो ये बता रहा है कि 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की है। तो 120/80 करूँगा तो हमारा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और बटे मैं स्पीड करता हूँ तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से क्या है कि अगली 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, यहाँ भी डिस्टेंस है और बटे मैं स्पीड करता हूँ तो टाइम निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है कि वापस बता रहा है कि वापस वहीं से वो प्रारंभिक बिंदु तक, तो जितनी ये स्पीड ये डिस्टेंस चली है तो ये टोटल डिस्टेंस में 75 किलोमीटर प्रति घंटा से करूँगा। तो 220, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, बटे में 75 हो जाएगा, तो अपना कितना हो जाएगा, ये भी अपना टाइम निकल के आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी होगी, 220 और 220, 220 ये जाने की, 220 आने की, 440 बटे में टोटल टाइम। तो अपना 1.5 ये हुआ था, 1.5 घंटा ये वाला बैठा था, 2.5 घंटा ये वाला बैठा था, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा 4 घंटा हो गए। और ये वाला अपना आया था 44/15, 44/15 भी टाइम है। और इसको अगर मैं 4 में जोड़ दूंगा, 4 घंटा जो ये वाला आया है, तो अपना टोटल टाइम हो गया। ये आने का टाइम हो गया 4 घंटा, और ये वापस जाने का टाइम हो गया 44/15। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अपना टोटल टाइम आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस 440 बटे टोटल टाइम कर दिया, तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया। इतनी बात समझ में आई। अगला देखते हैं, नहीं आई तो दोबारा से देखिए और खुद से करके देखिए। अभी कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, MDH फॉर्मूला। MDH बराबर MDH, यहाँ पे W होता है और यहाँ पे भी W होता है। क्या बताया मैंने, MDH फॉर्मूला याद कर लेंगे। MDH में M जो होता है अपना, तो M होता है मैन पावर। D जो होता है अपना, तो D होता है डेज। H जो होता है अपना, तो H होता है आवर्स। इतनी बात समझ में आई। और W क्या होता है अपना, तो W होता है हमारा वर्क। इतना समझ में आया। क्या बताया मैंने, MDH/W। अब दोनों में बराबर में जो होगा तो M1 कर देंगे, इसको MD1 कर देंगे, H1 कर देंगे और W1 कर देंगे। यहाँ पे M2 कर देंगे, D2 कर देंगे, H2 कर देंगे और W2 कर देंगे। ये पहला और ये दूसरा। इतनी बात समझ में आई। अब इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बताया, MDH/W, इसको याद कर लेना। अब इसमें देखो क्या बताया इसने, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। तो मैन पावर कितनी है, 8 है। और 8 कौन है, आदमी है। अगर दोनों सेम होते तो मैं नहीं लिखता, अगर इसमें भी 8 आदमी होते, यहाँ पे 4 आदमी होते तो M नहीं लिखता।
लेकिन उधर क्या बता रहा है कि उधर महिलाएं हैं, तो इसलिए मुझे m लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो 8, 8 अपना मैन पावर हो गया, 8 मल्टीपल बाई m मल्टीपल बाई डेज कितने हैं 45 हैं, और आवर्स हैं क्या, घंटे हैं क्या, घंटे हैं नहीं, तो कोई बात नहीं, तो इतना ही हो गया अपना बराबर में। और डब्लू जो है अपना, डब्लू टोटल वर्क हो जाएगा, जितना इधर आएगा उतना ही उधर आएगा, तो वो आपस में कट जाएगा। 8 महिलाएं उसी कार्य को, 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर रही हैं, तो 18 दिनों में कर रही हैं। कितने दिनों में कर रही हैं, 18 दिनों में कर रही हैं। और यहाँ भी कोई घंटे नहीं है। और टोटल बटे में डब्लू जो बताया मैंने, तो डब्लू कब यूज होता है, जब बताता है कि इन्होंने 1/3 हिस्सा काम किया है और बचे हुए हिस्से को इन्होंने किया है, तो वर्क निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ भी डब्लू करूँगा, यहाँ भी डब्लू करूँगा, मतलब वर्क करूँगा, तो डब्लू से डब्लू, वर्क से वर्क कट जाएगा पूरा, क्योंकि टोटल वर्क का टोटल वर्क है। यहाँ पे काट पीट कर लेते हैं और मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं कि उनकी ये आएगा जो अपना, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा उनकी। तो 8 से 8 कट जाएगा, 18 और 45 में, 9 से 5 9 45, और 9 से 9 दूनी 18। तो m अपॉन डब्लू जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2/5। डब्लू इधर गया और 5 इधर जाएगा, तो ये बटे में जाएगा, डब्लू इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। इसी हिसाब से हमारी क्या आएगी, तो m की एफिशिएंसी जो आएगी वो लगभग 2 आएगी, और w की एफिशिएंसी जो आएगी अपनी 5 आएगी। रेशियो में आती तो एफिशिएंसी आती है, ये टोटल वर्क नहीं है। अब m का मान 2 है, तो m का मान मैं इस वाले में लिख दूंगा, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा, तो 8 मल्टीपल बाई m की जगह 2 मल्टीपल बाई 45, 45 तो कितना आ गया, 45 दिन 90 है, 8 9 72, तो अपना टोटल वर्क कितने का आ गया, तो 720। अब क्या बता रहे हैं ये, इतना हो गया अपना। उसके बाद कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं। 5 पुरुष, 5 पुरुष, एक आदमी, ये एक एम है ना, ये एक डब्लू है, तो एक आदमी दो, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 5 आदमियों की कितनी हो जाएगी, तो 5 की हो जाएगी, 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर कर लेंगे तो 10 हो जाएगी। उसी हिसाब से 8 महिलाएं हैं, तो एक की 5 है, 8 की कितनी हो जाएगी, 8 से इधर मल्टीप्लाई, 8 से इधर मल्टीप्लाई, 40 हो जाएगी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, दोनों की एफिशिएंसी, तो कितनी हो जाएगी, 50। अगर एक आदमी और एक वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं, तो 2 काम ये कर रहा है, 5 काम ये कर रहा है, तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। इस हिसाब से 5 आदमी और 8 वुमेन 10 काम ये कर रहे हैं, 40 ये काम कर रहे हैं, दोनों साथ में काम करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 40 50। तो 50 काम हो रहा है एक दिन में, 720 काम कितने दिनों में पूरा होगा, बात समझ में आई। तो इसको इसको काटेंगे तो क्या आएगा अपना, 5 से भाग करेंगे, 14 पंजे 70 और 2/5, ये अपना आ गया। तो 14 से ही 2/5 है आंसर, ये आ गया है। अगला देखते हैं। अगला देखो, 6 सही, वो 6 की पावर 25 है, प्लस 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28। ये क्वेश्चन लगते मुश्किल हैं लेकिन होते आसान हैं। इन क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जैसे 6 की पावर 25 है, 6 की पावर 26 है, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 है, इसको तुम ऐसे सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 की पावर 25 निकालने में ही आपके पसीने छूट जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6 की पावर 25 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, अगर 6 की पावर 25 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 की पावर अंदर जो है उसको 6 की पावर 25 से भाग कर देते हैं। तो 6 की पावर 25 से 6 की पावर 25 से को भाग करूंगा तो हमारा 1 आएगा। 6 की पावर 26 को 6 की पावर 25 से भाग करूंगा, तो पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, 26 में से 1 चली 25 चली जाएगी, तो 26, 6 की पावर 1 बचेगी। इसी हिसाब से 6 की पावर 2 बचेगी और 6 की पावर 3 बचेगी। इनको जोड़ेंगे तो 1 6 7 प्लस 36 प्लस 216। अब इसको जोड़ने का तरीका मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में आपको बताया है कि हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 और 3 4 6 6 12 और 7 19, तो ये क्या आ जाएगा 9 5 2। इस तरीके से मैं आपको जोड़ना सिखाया इधर की तरफ से। अगर ये आपने ट्राई करा होगा तो आप बहुत आसानी से जोड़ लेंगे। अब क्या बता रहा है, 6 की पावर 25, ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया है, तो मल्टीपल बाई 259। तो हम ये पूछा किससे विभाज्य है, तो 259 ऑप्शन में है, तो 259 अगर मैं इसको भाग करूंगा 259 से, तो इजीली हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा 259 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना
ये क्या कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। अब जो हमारे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान होते हैं, कभी कभी कैलकुलेटिव होते हैं, उनको हम देख लेंगे कैलकुलेटिव होंगे तो। फिलहाल ये देखिए कितना आसान है। ये कह रहा है कि तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो सारणी देख लेंगे, सारणी से ही पता लगेगा हमको। तो ये कह रहा है कि 40 और उससे अधिक अंक जो प्राप्त करे हैं वो इतने नहीं करे हैं। 30 और उससे अधिक जो प्राप्त करे हैं वो 27 ने करे हैं। 20 और उससे अधिक कितने ने प्राप्त करे हैं तो 73 ने करे हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 20% से कम। तो 20 और 20 से अधिक का तो हमें मतलब ही नहीं है। तो ये वाली जो होगी, ये वाला जो होगा, तो यही अपना पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 20% से कम अंक कितने कितनों ने प्राप्त करे हैं, तो इन्होंने प्राप्त करे हैं कितने, तो 87 ने। 87 ने प्राप्त करे हैं। वो कितने में से, तो 100 में से। टोटल दे रखा है ना औसत कुल, तो 87 ने प्राप्त करे हैं 100 में से। तो परसेंटेज निकालना है तो 87 100, तो तो ये क्या कह रहा है कि 87 जो है, तो कितने आदमी कम हुए, 100 में से 87, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 13% हो जाएगा। बस 100 माइनस 87 अपॉन 100 इंटू 100, इस तरीके से आएगा ना। तो 100 में 87 गए 13 बटे 100 मल्टीपल बाई 100, 100 से 100 गया तो 13% अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो कितने हैं, तो 13 हैं। कितने हैं, 13 हैं। ये कह रहा है 10 और उससे अधिक जो है वो 87 हैं। तो कम कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि हर बार आता है और इस बार भी आएगा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार आते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को रट लो। संकेंद्रित का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र एक हो। जैसे अगर एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और दोनों का केंद्र अगर एक है, दोनों का केंद्र जो है वो अपना एक है। अब क्या कह रहा है, इसने क्या कहा शुरू में, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जैसे मान लिया ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये जो होगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। और व्यास को क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर अगर हम निकालते हैं तो डायमीटर क्या होता है कि पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक होगा तो डायमीटर होगा। और डायमीटर की आधी जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस ये वाली, और एक रेडियस और दे रखी है इसने। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उस, देखो दोनों की रेडियस दे दी है। ये वाली रेडियस दी है छोटे वाले की 6 और बड़े वाले की 10 दी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा क्या होती है, तो पहले जीवा के बारे में देख लेते हैं। देखो इंग्लिश में पढ़ लेना। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड को बोलते हैं जीवा, ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की जीवा, विच टचेस द स्मॉल सर्कल। अभी कह रहा है कि जीवा क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं जीवा क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई अपना सर्कल है और इसमें जो ये है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। और सबसे बड़ी कोड क्या होती है, जो उसका डायमीटर होता है, सबसे बड़ी कोड होती है किसी भी वृत्त की। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगी, अपनी कोड हो जाएगी, इसको बोलते हैं जीवा। इतनी बात समझ में आई। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अपना
ये कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, तो बड़े वृत्त की जीवा तो ऐसे कोई यहाँ से यहाँ तक टच हो रही होगी और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है, काट नहीं रही है। काटने को बोलता तो इसके अंदर से जाती, स्पर्श कर रही तो कहीं से छू के जा रही होगी। अब इसको क्या करेंगे अपने, चलो इसको ठीक से बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे जीवा, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ये अपनी जीवा हो गई। उसके बाद में छोटे वृत्त की रेडियस हो जाएगी वो ये हो जाएगी, और जो बड़े वृत्त की रेडियस हो जाएगी वो अपनी ये हो जाएगी। इस तरीके का पांच चित्र बनेगा। इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन को लिख लेना, इसको याद कर लेना। अगर तुमसे नहीं होते एडवांस के क्वेश्चन तो क्वेश्चन याद कर लो, उसी में से बन जाएगा। क्वेश्चन में हमारे क्या बताया गया था, दो वृत्त है, उनके केंद्र एक है, और जो बड़े वृत्त की जीवा है, जो कोड है, वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, और दोनों की रेडियस दे रखी है। इसकी रेडियस 6 दे रखी है, इसकी रेडियस 10 दे रखी है। इसकी रेडियस की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब एक चीज और देखिए, अगर ये कॉपी में नोट कर लेना अपना, अगर कोई वृत्त है, वृत्त है, उससे छू के कोई, उससे छू के कोई रेखा जा रही है, और अगर मैं उसकी रेडियस से उसको टच करता हूँ, ये टच करते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, तो ये अपना 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, तो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये अपना 90 डिग्री बनता है। तो ये भी जो एंगल बनेगा ये वाला, ये भी अपना 90 डिग्री बनेगा। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, ये अपना एल होता है, ये बी होता है, और ये कितना होता है, एच होता है। तो एच स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी हिसाब से ये 6 है, ये 10 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एच बन जाएगा, इसमें ये एच बन जाएगा, ये अपना बी बन जाएगा। और एल अगर मैं निकाल लेता हूँ, और ये जो रेखा है ना, ये वाली, ये जो रेडियस है, ये इसको आधे भाग में बांटती है, ये और ये वाली, ये दोनों आधे भाग में बांटती है। मतलब जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी, उतनी ही लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। तो अगर मैं ये वाली रेखा निकाल, ये वाली निकाल दूंगा, उसका डबल कर दूंगा, तो अपनी टोटल निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, जो इसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है 100, तो 100 में 36 जाएंगे 64, और एल कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है। तो ये अपनी 8 निकल के आ जाएगी। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, और टोटल पूछी है, ये पूरी कोड की लंबाई पूछी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसको और आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं हम, जो तुमको ट्रिपलेट याद करने के लिए दिए थे सबसे पहली क्लास में कैलकुलेशन वाली में, तो उसमें क्या बताया था, 3 4 5, 3 4 और 5 मैंने ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट्स बताए थे। तो तुमने देखोगे, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ 3 आता है, तो 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आता है। तो इसी हिसाब से ये वाली कितनी आएगी, तो ट्रिपलेट यही तो है। जो बड़ी वाली संख्या है वो अपना जो है कर्ण होता है, और बाकी दो संख्या अपनी लंब और आधार होती हैं। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से इनमें डिवाइड गुणा करिए, 3 में 2 से डिवाइड गुणा करिए तो 6 बन गया है, 5 में 2 से गुणा करिए 10 बन गया है, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 8 16, 8 8 16 बन जाएगा। इस हिसाब से आपको करना है। बाकी मैंने बेसिक भी तुमको बता दिया है, इसको याद कर लेना। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई मैंने, तो इसमें 3 चीज़ें तुमको बताई हैं, 3 चीज़ें देख लो कौन कौन सी। पहली बताई, ये 1 मिनट, तो पहली मैंने बताई है, अरे
पहले मैंने बताई है आपको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। दूसरी क्या बताई है कि दूसरी क्या बताई है, तो दूसरा मैंने बताया आपको कि अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ये सर्कल हो गया और इस पे कोई लाइन है, इस पे कोई लाइन है, वो टच कर रही है, टच कर रही है, उस पर रेडियस से या फिर रेडियस से हम उसको टच करते हैं, तो ये आपस में कितने पे काटती है, तो ये एंगल जो होता है अपना, ये एंगल जो होता है ये अपना कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और तीसरी क्या चीज़ बताइए आपको, तीसरी आपको बताइए मैंने कि अगर अपने दो सर्कल हैं, दो सर्कल है और उसमें एक लाइन अगर ड्रॉ होती है, जो कोड है ये इसको टच कर रही है छोटे वाले को, और इससे जो अगर मैं रेडियस से डालता हूँ तो ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इधर वाला भी 90, इधर वाला भी 90, और ये एक दूसरे को कितने पे काटेंगे, तो ये दोनों बराबर में, ये दोनों बराबर में काटती हैं। जैसे अगर मैं इसको ए लिख लूँ, यहाँ पे बी लिख लूँ, यहाँ पे सी लिख लूँ, तो ए बी बराबर कितना होगा, बी सी होगा। इतनी समझ आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को लिख लेना और याद कर लेना, ये आएगा इस बार भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए प्लस बी इजिकल टू 1 और कोस ए माइनस बी इजिकल टू 1/2। कोस साइन ए प्लस बी इजिकल टू 1 कोस ए माइनस बी इजिकल टू 1/2। अब इसमें क्या है कि देखो साइन ए प्लस बी इजिकल टू 1 और साइन ये 1 हमारा साइन में कितने का मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। और कोस ए माइनस बी, कोस में 1/2 जो होता है मान, कोस में 1/2 जो मान होता है अपना, तो ये होता है 60 का, कोस 60 का मान होता है। ये सारणी में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं या फिर याद भी कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को याद भी होगी। इतनी बात समझ में आई। तो एक जो होता है हमारा साइन 90 का मान होता है, 1/2 हमारा कोस 60 का मान होता है। इस 1 को मैं साइन 90 लिख सकता हूँ, साइन 90 लिख सकता हूँ, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 60 लिख सकते हैं। कोस से कोस चला जाएगा, साइन साइन चला जाएगा, इस तरीके की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी इजिकल टू 90 बनेगा और ए माइनस बी इजिकल टू 60 बनेगा। क्या पूछा, ए का मान पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, तो बी से बी कट जाएगा, 2a इजिकल टू कितना आ जाएगा अपना, तो 150 आ जाएगा, और a कितना आ जाएगा अपना, 75 आ जाएगा। बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन आप जब धीरे धीरे करते रहोगे तो आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं 6 सेकंड में मैंने क्वेश्चन किया है, तो स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, याद हो जाएगी क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी मैंने बताया था आपको एस बराबर डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से टी निकालना है तो डी अपॉन एस बन जाएगा, तो डी अपॉन एस बन जाएगा। यहीं से मैंने पिछला वाला क्वेश्चन भी ये वाला कराया था। अभी कह रहा 900 मीटर की तो ट्रेन है और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब 900 मीटर की ट्रेन और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो दोनों चीज़ें, तो दूरी कितनी होगी टोटल, तो दूरी हमारी 900 और 900 कितनी होगी, तो 1800 हो गई। और स्पीड कितनी है, तो 108 से वो जो है दौड़ रहा है, तो समय कितना लगेगा। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारी दूरी है वो मीटर में है, और जो हमारा स्पीड है वो कितने में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको देख लेना कि इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से हम मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, तो उसको किससे करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में अगर करते हैं, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख लेना।
अब ये क्या है कि देखो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमको कौन सी चीज़ बदलनी है, तो वो बताएगा हमारा ऑप्शंस। ऑप्शन सेकंड में है तो हमें जो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चीज़ है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में किससे बदलते हैं, तो मल्टीपल बाई 5/18, ये जो बताया है मैंने 5/18 ये वाला। तो 18 से इसको काटेंगे, 18 में 18×108, तो 6×5 = 30 होता है। 6×5 होता है, एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6×3 = 18, जीरो। तो अपना कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। आई बात समझ में, इसको देख लेना, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस है। और ये वाला 5/18 वाला मैंने बताया, 18/5 वाला, तो ये भी लिख लेना अपना। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 7b - 1/4b = 7, 16b² + 1/49b²। 7b - 1/4b = 7 दे रखा है, और हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, 16b² + 1/14b², इसका मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, उनको मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर x + 1/x का मान कुछ दे रखा है तो x² + 1/x² का होगा हमारा m² - 1 होगा, -2 होगा, सॉरी। x³ + 1/x³ कितना होगा, m³ 3 3m होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये वाली चीज़ें याद रखनी है। और बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन क्या है ये। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 भी ऊपर है, यहाँ पे 16b² है, यहाँ पे 4 भी ऊपर है, तो यहाँ पे 49b² है। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 7b लिखेंगे, 7b - 1/4b = 7। अगर मैं 7b को अगर मैं 7b को नीचे लेके आना है और 4 को ऊपर लेके आना है, तो अगर मैं 4/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4/7 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4/7 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो हमारा 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर 4 बन जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो नीचे 7 बन जाएगा। जैसे 4/7 को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो 7b × 4/7 - 4/7 × 1/4b। 4 से हमारा 4 कट जाएगा, 7 से हमारा 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 4b - 1/7b = 7 से 7 कट जाएगा, = 4 आ गया। इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, इसका भी स्क्वायर कर देना है और इसका भी स्क्वायर कर देना है। वो जो मैंने आपको बताया है वो भी यही तरीका है। अगर आपको स्क्वायर याद है, वो चीज़ याद नहीं तो तब भी आप कर लोगे। 4b - 1/7b का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। 4b का स्क्वायर अपना a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो 4 का 4b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16b² + 1/a² + b²। तो 7b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49b² हो जाएगा, और -2ab होता है, तो -2 × 4b × 1/7b हो जाएगा। b से b कट जाएगा, 4 दूनी 8/7 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 8/7 बन जाएगा, = कितना बन जाएगा, 4 चौक 16 बन जाएगा। ये माइनस में है और ये जब इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, 8/7। और इसका ही मान हमको निकालना है, इसका ही मान हमको क्या है, निकालना है। यहाँ से देख लेंगे तो 16 + 8/7, 16 सत्ते कितना होता है, +8/7, तो कितना हो जाएगा, 120/7। तो अपना कितना आंसर आ गया, 120/7 इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, एक बार खुद करके देखना तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया है, x + 1/x = x² - 2 जो बताया आपको, तो यही है कि हम इसका भी स्क्वायर करते हैं और इधर वाली से, जैसे इसका m है
तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू m² माइनस का 2 दिखाया है। तो इसलिए दिखाया है कि क्या है कि जब हम इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ये बन के क्या आता है, x² प्लस b² प्लस 2ab आता है। तो x और बटे x, तो x से x कट जाता है तो हमारा 2 ही रह जाता है, उधर m² हो जाता है। जब 2 उधर जाता है तो अपना माइनस का 2 हो जाता है, इसलिए ये वाला निकल के आता है। बाकी है कुछ नहीं, है यही तरीका। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बता रहा है कि एम सी एम कोण सी बराबर एम कोण जेड इक्वल और ए सी बराबर एक्स जेड। अब हम दो त्रिभुज बना ले रहे हैं अपने, दो त्रिभुज हमने बना लिए, ये और ये, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, जैसे हमारा ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अभी कह रहा है सी और जेड बराबर हैं, सी और जेड बराबर हैं ए सी, ए सी ए सी बराबर क्या है, एक्स जेड है। तो भी कह रहा है कि कौन सी शर्त, अब जो है, जो सर्वांशम होने के लिए शर्त होती है, जो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शर्त होती है, तो 3 शर्तें होती हैं, उनको लिख लेंगे। सास, आस और एस एस एस। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड है, और ए का मतलब क्या है, एंगल है, एंगल है और फिर साइड है। यहाँ पे क्या है, एंगल, एंगल और साइड, और यहाँ पे क्या है, साइड, साइड और क्या है, तो साइड है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के 3 तरीके होते हैं, सर्वांगसम होने की 3 शर्तें होती हैं। जैसे साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, और ये साइड साइड इसी तरीके से होती हैं कि साइड और उनके बीच वाला, दो साइडों के बीच वाला एंगल, दो साइडों के बीच वाला एंगल जो है बराबर होना चाहिए। ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि अगर ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड से, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल से, और ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड से, तो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल है बराबर है इस वाले एंगल के, तो हमारा ये वाली साइड जो है उससे निकल के आ जाएगा। और ये एस 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 क्या है कि ये वाली साइड, 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 ये वाली साइड बराबर हैं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम हो जाएगा। ये 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों को लिख लेना। अब देखो हमारे में क्या है कि एंगल दे रखा है और साइड दे रखा है। आपको कह रहा है कौन सा शर्त लगेगा, एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, एक साइड और एक एंगल बराबर है। तो अगली बार अगर मैं इस साइड बराबर कर दूं, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर कर दूंगा, तो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो कहीं दे रखा है कि बी सी बराबर बाई जेड है, कहीं बी सी बराबर बाई जेड है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शर्त हो जाएगी। इन तीनों चीज़ों को याद रख लेंगे, वो इनको लिख लेना। 3 शर्तें इसकी होती हैं कॉन्ग्रुएंट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बता रहा है। अब ये वाला देखते हैं अपना, फिर से चित्र बना लेते हैं अपना। तो ये अपना एक सर्कल बन गया है, ये अपना डायमीटर वाला बन जाएगा, और यहाँ से एक जो है इसको टच कर दी है, टच कर दी है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या है कि इसमें एक लगता है तरीका, इसमें लिख लेंगे। जैसे इसको पहले लिख लेते हैं, P है, T है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे क्या है, B है। तो अपना लिख लो नोट्स बना के, P T का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। आई बात समझ में? इसको 6 दे रखा है, इसको 8 दे रखा है। अब क्या पूछा है हमसे, एक्स ए भी पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में इसको लिख लेंगे और इससे ही हम करेंगे। तो पी टी कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। पी ए कितना है, तो 6 है हमारा,
और पी बी कितना है इसको ध्यान रखना है। पी बी कितना है, इसको एक्स नहीं लिखेंगे, ए बी है एक्स, लेकिन पी बी कितना है तो 6 + x है। कितना है, 6 + x है। तो 64/6 हो जाएगा, 64/6, या फिर 2 से काट लो, 2×3 = 6 और 32×2 = 64, तो 32/3 और 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6। 6×3 कितना होता है, 18 होता है, तो 32 - 18/3। 32 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 18×2 = 36 होते हैं, और 4 घटेंगे तो कितना बचेगा, 14/3। ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। किस तरीके से किया हमने, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया, पी टी का स्क्वायर =PA×PB। इसको याद कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। दो चीज़ें तुमको याद करने के लिए बताइए, एक पिछला वाला और एक ये वाला, दोनों चीज़ों को लिख, दोनों क्वेश्चंस को लिख लो और याद कर लेना इन क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला कह रहा है एक दुकानदार 2 छूटें प्राप्त करता है, जिसमें क्या है, पहली छूट ये दे रहा है, दूसरी छूट ये दे रहा है। अब छूट क्या होती है, अब ये बता रहा है कि तीन तीन खरीदो और 4 मुफ्त पाओ। 3 खरीदो और 4 मुफ्त पाओ। तो हमें मुफ्त कितनी मिल रही है, तो 4 मिल रही हैं, लेकिन हमने कितनी खरीदी है, 3। 4/3, ये गलत तरीका है। ये क्या है, गलत तरीका है। हमने 4 तो मिली है हमें छूट में, लेकिन हमने खरीदी कितनी है, तो 4 में मिली है और 3 ये मिली है, तो कितनी, 7। मैंने मतलब अगर मैंने 3 के ही पैसे दिए लेकिन मुझे मिली कितनी है, तो 7, 4/7 हो जाएगा। इसी तरीके से ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या है, 6 मुफ्त मिली हैं, और कितने में मिली हैं, तो हम 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 11। 6/11 क्या लिखेंगे, 6/11। अब देख लेंगे तो यहीं से अपना निकल के आ जाएगा, बट मल्टीप्लाई में 100 करके होता है, लेकिन 4 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा क्या आएगा, 7×5 = 35 और 7×7 = 49, 7×7 = 49। और 6 को 11 से भाग करूँगा, 11×5 = 55 और 11×4 = 44, 11×4 = 44। तो कौन सी में ज़्यादा, क्या कह रहा है, अधिकतम छूट। अधिकतम छूट किस में है, इसमें 5.7% की छूट मिल रही है, इसमें 5.4 की छूट मिल रही है। तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारा अधिकतम, तो पहले वाला हो जाएगा। पहले वाला हो जाएगा, कौन सा, ए हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि हमने 4 तो मुफ्त मिली हैं, लेकिन कितने पे मिली है, 3 पे नहीं मिली है, वो कितने पे मिली है, तो 7 पे मिली है, 4/7 पे मिली है। इसी हिसाब से 5 और 6 मुफ्त मिली है, लेकिन कितने मिली हैं, तो 11 पे मिली है। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 को 7 से भाग करा तो 5.7 आ गया, और 6 को 11 से भाग करा तो 5.4 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, तो हमारी डिस्काउंट आ गया है, छूट आ गई है इतनी। तो हम क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है कि अधिकतम किस में, अधिकतम छूट किस में है, तो पहली वाली में ज़्यादा छूट है, 5.7। तो इसमें कितनी है, 5.4। 7 ज़्यादा होता कि 4 ज़्यादा होता, ठीक है, 7 ज़्यादा होता, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, धन आरेख एक फर्म की सकल राशि के रूप में कुल लागत को दर्शाता है। 25% का लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत समान रहती है तो 2019-2020 में सकल राशि करोड़ में क्या होनी चाहिए। क्या कह रहा है, सकल राशि करोड़ में क्या होनी चाहिए, लेकिन क्या बता रहा है कि 25% का ही लाभ बता रहा है। कितने बता रहा है, 25% का लाभ। तो 2019 और 20 कहाँ पे है, तो यहाँ है। मैंने क्या बताया, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 2019-20 कहाँ है, यहाँ है। और ये बता रहा लाभ, तो लाभ कितने पे होता है, तो लाभ कुल लागत पे होगा। भाई कुल लागत जो लगी है उस पर लाभ, तो कुल लागत कितनी है, तो 6500। कितनी है, 6500। और लाभ कितना है, तो लाभ कितना है अपना, 25%। तो 6500 मल्टीपल बाई 25/100। लेकिन क्या पूछ रहा है कि इसके बाद में सकल राशि करोड़ में क्या होगी। ये तो हमारा लाभ हो जाएगा, लेकिन अगर हमें टोटल निकालनी है तो कितनी, 100 + 25, 125/100 कर लेंगे। 25×5 = 125, 25×4 = 100। 4 से इसको भाग कर लो, तो 4 से इससे भाग करेंगे तो 16×4 = 64, 16×2=5। और इसको 5 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 16×5 = 80, 25×5 = 125, 8×1=2=5 अपना आ जाएगा, 8×1=2=5 आ जाएगा। इजी है, समझ में आई सबको। क्या बताया इसने, इसने बताया जो हमारी कुल लागत है 2019-20 की, उसमें 25% अगर मैं फ़ायदा करता हूँ तो टोटल वैल्यू क्या होगी, तो 6500 का 125/100 कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 8125 आ जाएगा। इजी है। अगला करते हैं। कितने समय में 10,000 पर 4%
प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर 4 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पर मिलता है। क्या कहना चाह रहा है? अब इसको लिख लेंगे। अगर ब्याज पूछता है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछता है तो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। इसमें पी क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, जो जो हमारा मूल लागत है। आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा रेट, रेट क्या हो जाएगा अपनी दर, और टी क्या हो जाएगा हमारा, तो टी हो जाएगा हमारा टाइम। इस फॉर्मूले को ले लो, पी आर टी अपॉन 100 ऐसा ही बराबर, तो सिंपल ब्याज है, ऐसा ही दोनों में बराबर रखना है। तो पी आर टी वन को पी आर टी टू के बराबर मैं लिख दूंगा। जैसे ऐसा ही बराबर है तो पहले वाले का और दूसरे वाले का ऐसा ही बराबर होगा। तो पी आर टी अपॉन 100 पी वन आर वन टी वन अपॉन 100 बराबर पी, देखो ऐसा ही पहले वाले का ऐसा ही 1 बराबर ऐसा ही 2 है, तो ऐसा ही से बराबर है तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन ऐसा ही 1 का मान लिखेंगे हम, पी वन आर वन टी वन अपॉन 100 इजिकल टू पी टू आर टू और टी टू अपॉन 100 से 100 कट जाएगा, तो पी वन आर वन टी वन बराबर पी टू आर टू टी टू भी लिख सकते थे अगर ऐसा ही हमारा बराबर होता था। अगर ये वाला फॉर्मूला अपना लिख लेंगे तो पी वन पहले कितना है, तो कितने समय में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% है, और समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, और जो दूसरा वाला दे रखा था पी टू कितना देखा, तो 8,000 दे रखा है, और आर कितना देखा है, तो 5% दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 से 4 कट जाएगा, 3 जीरो चले जाएंगे, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार, और 2 से काटेंगे 8 को 4 बार, टी अपना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम्ही को ठीक करनी है अपनी, अब इसको लिखो और ठीक करो, ये दर है। आई बात समझे? तो अपने ने क्या बताया, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, इसको लिख लेंगे ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट और टी से टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिलाएं एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में करते हैं। कुछ नहीं, ये है क्या, एम डब्ल्यू और सी, मैन वुमेन चाइल्ड। मैन कितने में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, वुमेन कितने में कर रही है, 15 दिन में कर रही है, और चाइल्ड कितने में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। मैंने क्या बताया, ये हमारी मैन पावर आ गई है, ये कितनी आ गई, मैन पावर आ गई अपनी, मैन पावर आ गई। अब इससे क्या निकालेंगे हम, तो अपना टोटल टोटल वर्क निकालेंगे। ये सब शुरू में बताया था ना, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि इसका जो एलसीएम होता है 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10, 15, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वो मिनिमम वैल्यू जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो हमारा एलसीएम होती है, तो 30 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 को 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। ये हमारी कितनी आ गई, ये मैन की एफिशिएंसी है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3, वुमेन की कितनी हो गई 2, और चाइल्ड की कितनी हो गई, तो 1 एफिशिएंसी हो गई, कार्यक्षमता हो गई। अब क्या पूछ रहा कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा किया जा रहा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है जब सभी एक साथ कार्य कर रहे हो। एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक औरत एक दिन में 2 काम कर रही है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है। तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 काम करेंगे, 3, 2 और 1, 6 काम करेंगे। और काम कितना है, 30 है, तो 6 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। आई बात समझ में? समझाने में समय लगता है, बाकी करने में नहीं लगता है। इसका एवरेज टाइम भी देख लेते हैं। देखो 25 सेकंड है एवरेज टाइम, लेकिन मैंने करा है 14 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोस थीटा बराबर √3/2 है, तो टेन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो मेन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर तुमने थीटा निकाल लिया, अगर तुमको इससे करना है पाइथागोरस वाले से, तो जैसे कोस थीटा है, इसको थीटा मान लिया, तो कोस थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं उससे निकालता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाता है,
4 - 3 निकालूंगा तो अपना 1 आ जाएगा, और 1 का अंडर कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, तो लंब आ जाएगा। तो 1 हमारा लंब आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, कोस थीटा हमें दे रखा है √3/2, तो 3/4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। कोस थीटा, तो थीटा जो है √3/2 में कब होता है, तो ये होता है कोस हमारा 30 में। यहाँ से थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 30 आ गई। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीपल बाई कोस थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो √3/2 दे रखी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 अपना आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक हैं अपना। कहीं कहीं ये ज़्यादा वो हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यूएबल हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी मॉक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई दे रखे हैं, और इसका मान बताना है। क्या दे रखे हैं, 3x³ प्लस 5x² प्लस 12x² प्लस 7y³, 7y³। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, तो मैं करता हूँ 3x³ प्लस 7y³ है, प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचा, 5x प्लस 12y बचा है। तो x³ तो 4³ में निकाल सकता हूँ, कितना होता है, 64 होता है। तो 64 गुणा 3, 3 गुणा माइनस का 64, माइनस में है, माइनस का 4 है, तो माइनस की घात अगर विषम होती है तो क्या होता है, अगर ओड होगी तो क्या होता है कि माइनस का माइनस रह जाता है, प्लस 7, और 1 की पावर कितनी भी करूँ तो 1 ही आएगा, लेकिन देखेंगे कि हाँ ओड है कि इवन है, क्योंकि माइनस है तो ओड है तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है, तो x -4 मल्टीपल बाई -1, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अंदर क्या आएगा, तो 5 मल्टीपल बाई -4, तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस का 12 आएगा, बाई का मान -1 रखूँगा तो यहाँ से आएगा अपना -32 मल्टीपल बाई 4, तो इस तरह ये कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 आ गया माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 7, और यहाँ पे माइनस का 3 चौक 12, 6 तिया 18, 18 19, माइनस का 192। इनको जोड़ेंगे क्या कैसे होता है, 1 1 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 2 7 9 और 8 17 हो जाएगा, तो 7 2 3 कितना आएगा, 7 2 3, ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने बताई है उसमें प्लस और माइनस करना तुमको बताया है, उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, जल्दी हो जाता है इससे। इसको 8 7 2 करके जोड़ोगे, फिर इस वाले को जोड़ोगे, उससे जल्दी ये वाला तरीका है। तो इसको ट्राई करो, जितना ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे ट्राई में आएगा तो उतना जल्दी तुमसे होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्याएं 39 117 17 और 22 अनुपात में है, तो 22 का मान बताना है। ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 39/117 इजिकल टू 17/22 है, तो 22 का मान बताना है। तो 22 का मान कैसे निकलेगा, तो 39 से 117 जाएगा 3 बार में, 17 तिया 51, तो 22 कितना आ जाएगा, 17 मल्टीपल बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, 51। आईवासन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस घुमा के बता रहा था। 39/117 बराबर 17/22, तो 22 का मान निकालना है। तो 22 को मैं इधर ले जाऊंगा, 22 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें जैसे करना है तुमको इसी तरीके से एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए, तो 22 को इधर ले जाऊंगा तो 17 मल्टीपल बाई 117 इधर आएगा तो 117, और बटे में तो 39 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 39 यहाँ पे आएगा, फिर इससे काटोगे 3 बार में, वो 17 या 51 आ जाएगा। यहाँ से भी ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन कितना है। तो पहले लिख लो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है अपना, तो ये होता है 4/3 पाई r की पावर 3।
यहाँ पे आर क्या है, तो अपना आर जो है अपना रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है। तो इसमें रेडियस दे रखा है 4.2, पाई का मान हमको दे रखा है 22/7। तो बस क्या रखना है हमको, मान रखने हैं और आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या है 4/3, पाई का मान 22/7 है, और आर कितना है 4.2, तो 42 मल्टीप्लाई 42 इंटू में 42, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, मतलब एक जीरो, एक दो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, तो बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 7 से काटूंगा 7 छंग 42 होता है, कितना होता है, 7 छंग 42 होता है। 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब या तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट कर लो, या फिर मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। जैसे अगर मैं 1000 को काटता हूँ, तो 4 से काटूंगा और 2 से काटूंगा, तो 8 होएगा, 8 कितना, 8 दूनी 16, 8 45, तो कितना आता है, 125 आता है। 2 कट गया, 4 कट गया, अब कितना बचा, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर किस तरीके से करना बताया था तुमको, या तो उस तरीके से कर सकते हो या फिर किस कर सकते हो, 2 दूनी 4 हो गया। मल्टीपल वाला बता रहा हूँ देखो, नहीं तो दूसरा वाला तुमको बता रखा है, उससे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 और 1 17 हो गया, ये अपना आ गया। और मल्टीपल बाई कितना हो गया, 22 हो गया। 22 को कैसे लिख सकता हूँ, 2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 28, 28, 17 दूनी 34 और 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा, तो 125। अब 8 से अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 2 16, 16 6 22 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 24 28 हो जाएगा। ये अपना आएगा मल्टीपल बाई 11। क्या करा मैंने, 125 से अगर मैं इसको भाग करूंगा तो लंबा पहुंचेगा, तो मैंने वापस 8 से इसमें, या फिर 8 से तुम यहाँ पे जो काटा पीटी करी तो 8 से काटा पीटी मत करो, 8 को 8 रहने दो, जो मल्टीपल करके आएगा वो अपना कितना आएगा, 28224 आएगा, मल्टीपल बाई 11 आएगा। तो इसको 11 से गुणा करने में तुमको बताई है 4 आएगा, शुरू में 4, फिर 4 2 6, फिर 2 2 4, फिर 8 2 10, फिर 2 8, 10 और 1 11, 2 और 3 कितना आ गया, 310, 4 6 4, और बटे में कितना, 1000 तो 310.464, 310.464। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी है। बाकी मैं तुमको बता होगा कैसे, तो गोले का आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम होता है, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम जो है वो कितना, 4/3 पाई आर की पावर 3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 90 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताइए। इसमें 4 फॉर्मूले लगते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें 4 फॉर्मूले लगते हैं, उस फॉर्मूले से हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का है तो इस तरीके को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले मैं तुमको अगली क्लास में बता दूंगा, नहीं तो तुम्हें ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, तुम जीरो मानने वाला देख लेते हैं। इक्वेशन कितनी है, 2 हैं, और वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। इक्वेशन कितनी है, 2 हैं। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, क्या बताया मैंने, पहली इक्वेशन कौन सी है, ये है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये है। और वेरिएबल कितने हैं, 3 है, ए बी सी, 3 वेरिएबल हैं। तो एक को अगर मैं जीरो कर दूंगा तब भी माना जाएगा, क्योंकि नीचे कहीं ए प्लस बी, ए बी सी करके तो दे नहीं रखा है। तो अगर मैं एक को जीरो कर लूँ तब भी माना जाएगा। जैसे, तो मैंने क्या बताया, सी को मैंने जीरो मान लिया, इसमें सी को जीरो मान लिया, तो सी को जीरो मानूंगा तो ए प्लस बी इजिकल टू 16 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 90 हो गया। वो पूछा क्या है, तो ए भी पूछा है, क्योंकि बी सी जो है हमारा, बी सी, सी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ए भी पूछा है, ए बी का मान पूछा है, सिंपली जो है, इतना सब कुछ ना पूछ के इतना पूछा है। तो ए प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है, तो ए बी का मान आ जाएगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 256 होता है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, तो हमारा 90 हो गया। 90 प्लस 2ab इजिकल टू 256, 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। और 2 से जब मैं इसको काटूंगा, 2 8 16, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 83 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसके 4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मैं तुम्हें अगली क्लास में बता दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम 100
100 मोक लगाने वाले हैं, 100 मोक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 हो गए अपने। 3 sin θ माइनस 4 cos θ, वो 3 sin θ माइनस cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ इक्वल टू 1 है, तो cos θ का मान बताना है। 3 sin θ माइनस cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ इक्वल टू 1 है। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन देखने में क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा इलझ जाएंगे इसमें, और इसमें cos θ का मान पूछा है। तो आदमी क्या रखता है इसमें इक्वेशन में, क्या करता है कि थीटा का मान ये रख लेता हूँ, वो रख लेता हूँ, वो सब नहीं करना तुम्हें। ये भी sin θ है, ये भी cos θ, sin θ cos θ बराबर 1 है, तो सिंपली हम इसको इधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ से 3 sin θ माइनस cos θ, और जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा cos θ प्लस sin θ। sin θ इधर ले आएंगे, 3 sin θ में से एक sin, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 sin θ में से एक sin θ जाएगा तो कितना बचेगा 2 sin θ हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos θ और cos θ कितने हो जाएंगे, तो 2 cos θ हो जाएंगे। 2 से 2 कट जाएगा। क्या पूछा है, cos θ का मान पूछा है। cos θ कितना होता है, तो यहाँ से आएगा cos θ अपॉन sin θ इजिकल टू 1 है, और यही मान कितना होता है, कोट का होता है। cos θ बराबर होता है cos θ अपॉन में sin θ, cos θ अपॉन sin θ cos θ होता है, तो अपना आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है। ये क्या है हमारा, cos θ है इजिकल टू 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, दो धावक सोनी और मोनू 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रम से 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस हमारी 200 है, डिस्टेंस हमारी 200 है, और चल कितने रहे हैं कि 18 और 24, 18 और 24 करके चल रहे हैं। ये 24 की स्पीड चल रहा है, वो 18 की स्पीड चल रहा है। तो देखोगे, अगर देखो, अगर मैं इधर से भाग रहा हूँ, ये ट्रैक है कोई, ये कोई ट्रैक है, ये कोई बिंदु है, एक सेकंड, ये कोई बिंदु है, ए भी इधर को भाग रहा है और बी भी इधर को भाग रहा है, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो आपस में एक की तरफ है। तो जो हमारी जो है स्पीड जो निकल के आएगी, क्या वो सच में इतनी होगी दोनों की बराबर, या फिर कितनी स्पीड से वो पीछे छोड़ रहा है। तो क्या करते हैं ऐसे में, जब एक ही साइड को भागते हैं तो माइनस कर देते हैं स्पीड को। तो 24 में से 18 जाएगी तो कितनी हो जाएगी हमारी, तो 6 हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अगर ये हम कहते हैं कि ये 18 से इधर को भाग रहा है और 24 से उधर को भाग रहा है, दोनों इधर इधर को भाग रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे मानो एक बस इधर को चल रही है ना, और एक गाड़ी पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, मान लो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये ये चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। अब इस गाड़ी ने इसमें टक्कर मार दी, तो जो फील करा है उसने उसने जो है, जो फील करा है जो कि कितनी स्पीड से टक्कर लगी है, तो क्या वो सच में 50 होगी, भाई 40 की स्पीड से तो वो चली रही है। तो बस को जो फील होगी कि टक्कर जो लगी है, तो वो कितनी स्पीड फील होगी, तो 50 में से 40 जाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है फील होगी। कोई आदमी अगर रुका हुआ है, उसको यही गाड़ी टक्कर मारेगी, तो उसमें ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर लगेगी, क्योंकि वो रुका हुआ है, उसकी स्पीड 0 है। अब इसी सिनेरियो को अगर हम बदल दें कि बस इधर से आ रही है 50 से और गाड़ी इधर से आ रही है 40 से, दोनों की आमने सामने की टक्कर हुई है, तो क्या वो सच में 50 और 40 की, नहीं, 50 की तो इसकी है और 40 की इसकी है, तो असल में टक्कर जो होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हो जाएगी। कितनी वाली हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हो जाएगी। यही इसमें कहा है कि दोनों अगर एक साथ भाग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्पीड को माइनस कर देते हैं, और दोनों अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागते हैं, अगर वृत्ताकार ट्रैक है तो सर्कुलर है तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, और विपरीत भाग रहे हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो करते हैं चलो। अब कुछ नहीं है इस सवाल में, तो टोटल डिस्टेंस दे रखी है 200, और भाग कितने हैं, तो सापेक्ष गति जो निकल के आएगी हमारी, तो 24 है, 18 है, तो निकल के आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो 6 निकल के आई है, तो
सेकंड है तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, किलोमीटर को जो है सेकंड में बदलना पड़ेगा। 6 × 5/18, 6×3 = 18, तो 5/3 हमारा जो है, 5/3 हमारा क्या आ गया, तो स्पीड आ गया है। तो टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या बताया था तुम्हें, D/S बताया था। डिस्टेंस हमारी 200 है और स्पीड जो हमारी 5/3 है, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 40 और 4×3 = 12, तो कितनी सेकंड हो जाएंगी, 120 सेकंड हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई। S = D/T वाला देखो काफ़ी जगह लग गया है। और 5/18 जो मैंने तुमको बताया किलोमीटर को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 3 सवालों में लग चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है बार बार आती हैं और बेसिक हैं, इन सब चीज़ों को लिख लो और याद कर लो, बाकी जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये वाला क्या क्वेश्चन है, 265 की पावर 4081 + 9 को 266 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्या सच में क्वेश्चन भारी है? नहीं है, ये क्वेश्चन भारी नहीं है। ये क्या कह रहा है कि 266 से भाग कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे 265 को अगर मैं 266 से भाग करता हूँ तो कितना शेषफल आता है, या तो इसको मैं कह सकता हूँ 265 शेषफल आ रहा है, या फिर इसी को मैं कह सकता हूँ -1 शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है, -1 आ रहा है। 266 में से 265 जाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से अगर 265 की पावर कुछ भी है, उसको 266 से भाग करूंगा तो या तो इसकी पावर जो शेषफल है उसकी पावर भी जाएगी उतनी ही, या फिर -1 की पावर उतनी जाएगी। अब जैसे 265 है तो 265 ना लिख के इसको क्या लिखूँगा, -1 की पावर 4081 + 9 को मैं 266 से भाग करूंगा। तो मैंने क्या बताया, अभी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 की पावर 4081/266 + 9/266। मतलब 9 को अगर मैं 266 से भाग करूँगा तो ये तो 9 शेषफल आना ही आना है। लेकिन अगर हम -1 की पावर यहाँ पे ओड है तो ये माइनस आएगा, और इवन है तो हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता। इवन होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। किसी की पावर अगर माइनस में है, उसकी पावर अगर ओड होती है तो ओड होता है, तो माइनस होता है, और अगर इवन होती है तो प्लस होता है। सम होती है तो प्लस हो जाता है और विषम होती है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे -1 की पावर में कितनी भी अगर ओड करूँगा तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना शेषफल आ जाएगा, हमारा 8 शेषफल आ जाएगा। समझ में आई बात। तो हमारा जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसको खुद खुद से करके देखिए। बाकी मैं तुमको बता दिया है, 3 क्वेश्चन मैंने तुमको याद करने को बताए हैं जो एडवांस के हैं, और ये हर हर साल आते हैं, तो इनको याद कर लेना, कॉपी में लिख के बार बार करेंगे तो हो जाएगा। बाकी अभी काफ़ी बारी वाले क्वेश्चन आएंगे भी। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम मॉक करने वाले हैं, और धीरे धीरे अभी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की ये वीडियो गई होगी। धीरे धीरे इसको डिक्रीज करेंगे और इसको हम 30 मिनट तक ले आएंगे। 100 मॉक हम लगाने वाले हैं, 100 मॉक हम लगाने वाले हैं प्री से पहले पहले। और मेन से पहले हमने दूसरी चीज़ सोच रखी है जो हम करवाएंगे। तो प्री से पहले आपको क्या करना है, 100 मॉक करनी है, जो मैं करवा रहा हूँ उनको करना है। बाकी टेक्स्ट बुक है या ओली बोर्ड है या फिर जहाँ भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ से आप कर लो, ठीक है। बाकी भाई जय हिंद जय भारत, आज की क्लास खत्म।